साथियों नमस्कार। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से 2 महीने से प्रदेश भर में चलाए जा रहे सरकार से संवाद अभियान के तहत बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नाम विभिन्न माध्यमों से जिला प्रशासन, विधायक, नेताओं के जरिए पहुंचे हैं। बीते रोज 29 फरवरी को कुछ जिलों में इस अभियान के तहत ज्ञापन भी दिए गए। विदिशा, उज्जैन, रीवा और भी कई जगह ज्ञापन दिए गए। कुछ जिलों के अंदर ज्ञापन नहीं दिए जा सके, लेकिन जितने लोगों ने भी इस अभियान को गंभीरता से लिया है और जितने लोग भी अपने भविष्य को सुरक्षित कराने और इस अन्यायकारी आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराने जो नौकरियों में पैदा किया गया है, सक्रिय हैं और सक्रिय होना चाहते हैं, उन सब को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात स्पष्ट है और ये इतिहास में दर्ज है कि अन्याय का खात्मा बगैर बोले नहीं हुआ है, बगैर संघर्ष के नहीं हुआ है। यदि कोई ये सोचता है कि मैं घर में पड़ा रहूंगा और मुझे नौकरी, सरकारी नौकरी का दर्जा मिल जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। घर में सोते हुए तो घर वाले भी रोटी नहीं खिलाते हैं। कल ही भोपाल के अंदर भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के खिलाफ बेरोजगार युवाओं ने व्यापम को घेर लिया था। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया में हो रही धांधली से पीड़ित युवा पहुंचे थे। इसी तरीके से किसान जो उनकी फसल का, उनके खेती की लागत जो लगातार बढ़ती जा रही है, उससे उनके सामने भी आर्थिक संकट है और वो भी लगातार लड़ रहे हैं अपने अपने स्तर पर। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने हक के लिए बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। सरकार तभी सुनती है जब आप बोलते हैं, आप कुछ मांगते हैं, तभी आपको दिया जाता है। मांगने के तरीके होते हैं। हम पिछले 1-1.5 साल से अपने संयुक्त मोर्चे की तरफ से अलग अलग स्तर पर सक्रिय हैं, जिसका नतीजा यह है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के मुद्दे सवाल चर्चा में आए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग माननीय कमलनाथ जी से कई बार मिले, उनके कार्यक्रम भी कराए और हम बहुत आशान्वित थे कि यदि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है, और सत्ता परिवर्तन जरूरी था क्योंकि बीजेपी की सरकार ने पिछले 20 साल के अंदर सरकारी नौकरियों में जो ठेका प्रथा लागू की है, उससे लाखों लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। और यह आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस सरकारी नौकरियों में जो लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है, इस कल्चर को, इस आउटसोर्स कल्चर को, इस अन्यायकारी कल्चर को अगर कोई समाप्त कर सकता है तो भाजपा के विपरीत दूसरी जो पार्टी है वही कर सकती है। इसलिए हम माननीय कमलनाथ जी से बार बार मिले थे और हमको ये यकीन था कि यदि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बन जाती है और वो मुख्यमंत्री बनते, तो मैं इस बात की गारंटी से ये बात कह रहा हूं कि हम अगर बहुत कुछ नहीं कर पाते तो हम 2 काम तो इन 3 महीने के अंदर अंदर करा लेते। पहला, मिनिमम वेज को रिवाइज करके कि मध्य प्रदेश के हर काम करने वाले व्यक्ति को 21,000 रुपए मिले, इसे इतना कराया जा सकता था। दूसरा, 62 साल तक काम की गारंटी दिलाई जा सकती थी माननीय कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बन जाते तो, कि किसी को भी 62 साल से पहले नौकरी से नहीं निकाला जाए, जैसा कि वर्तमान में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नौकरी की आयु सीमा 45 साल है।
हम लोगों के लगातार इस सवाल को उठाए जाने के बाद उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया और उसमें ये कहा कि अनुभव के आधार पर उनको 5 साल की और बढ़ोतरी की जाएगी, मतलब 50 साल की कुछ लोगों के लिए है वो भी, लेकिन 45 साल होने पर कंपनियां और हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को काम पर नहीं रखती, उन्हें घर बैठा देती। तो ये 2 काम हम लोग करा सकते थे माननीय कमलनाथ जी से, और इसीलिए हम पिछले 1.5 साल से आप सब लोगों के बीच में निरंतर सक्रिय थे। अब चूंकि सरकार नहीं बनी है, सरकार पुनः उसी पार्टी की बनी है जिसने इस आउटसोर्स अस्थायी ठेका कल्चर को लागू किया है नौकरियों में। और यह कल्चर किन लोगों के लिए लागू किया गया है यह भी आपको समझना है। आउटसोर्स प्रथा अधिकारियों के पद पर लागू नहीं की गई है कि कोई एसडीएम आउटसोर्स से रखा जा रहा हो, कोई तहसीलदार आउटसोर्स से रखा जा रहा हो, या कलेक्टर आउटसोर्स से रखा जा रहा हो, या कोई किसी परियोजना का मैनेजर आउटसोर्स से रखा जा रहा हो, या थानेदार आउटसोर्स से रखा जा रहा हो, या टीआई आउटसोर्स से रखा जा रहा हो, या एसपी डीएसपी ये आउटसोर्स से रखे जा रहे हो, ऐसा नहीं। ये आउटसोर्स व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ समाज के गरीब कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए लागू की गई है, जिन बच्चों को क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरियों में जाना होता है। यह कल्चर वृत्त के पद पर लागू किया गया, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए लागू किया गया, ड्राइवर के लिए लागू किया गया, चौकीदार के लिए लागू किया गया, सुरक्षा कर्मियों के लिए लागू किया गया, चपरासी के लिए लागू किया गया, नल खोलने वालों के लिए लागू किया गया, पंप चलाने वालों के लिए लागू किया गया, पानी पिला घरों में पानी पहुंचाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू किया गया। ये सब कौन है? ये सब क्लास 4 के क्लास 3 के लोग हैं। और किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा नौकरियां यदि किसी क्षेत्र में मिलती है तो वो होती है क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरियां, जो लाखों की संख्या में निकलती है और जिसमें लाखों की संख्या में युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी मिलती है। ये वो आउटसोर्स अस्थायी ठेका अनियमित कर्मचारी जितने भी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं वो कोई कलेक्टर ही नहीं मांग रहे सरकार से। उनका पैदा होने के बाद उनके परिवार के माँ बाप ने उन्हें पढ़ाने के बाद उनका एक छोटा सा सपना था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होकर अपने जीवन को जीने के लिए एक छोटी सी नौकरी कर लेगा। उनके छोटी सी नौकरी के सपने थे, चपरासी की नौकरी के सपने, कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के सपने, क्लर्क की नौकरी के सपने, ये बहुत छोटे छोटे सपने थे जो 20 साल के अंदर अन्यायकारी आउटसोर्स कल्चर लागू करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सपनों की हत्या कर दी गई है। हमारे छोटे छोटे सपनों की हत्या कर दी गई है। अब हम लोग नौकरियों से लगे हुए लोग हैं। हमारा और हमारे साथ जो संयुक्त मोर्चा में काम कर रहे हैं उन लोगों का स्पष्ट मानना है कि वर्तमान सरकार से भी हम तभी कुछ ले सकते हैं जब हम बोलते हुए दिखेंगे। यदि हम बोलते हुए नहीं दिखेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सरकार या सरकार के मंत्री या अधिकारी कोई भी सुनने वाला नहीं है। हम लोग कितनी बड़ी ताकत में हैं मध्य प्रदेश के अंदर। हम किसी भी मैन पावर से, कर्मचारियों के किसी भी वर्ग से कई गुना संख्या में ज्यादा है। अगर हम एमपीवी को उदाहरण लें तो एमपीवी में सारा एमपीवी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की दम पर चल रहा है। सारा एमपीवी, पावर हाउस में हमारा आउटसोर्स कर्मचारी बैठा हुआ है, बिजली की रीडिंग लेने हमारा आउटसोर्स कर्मचारी जाता है, बिल वसूली में हमारा आउटसोर्स कर्मचारी लगा हुआ है। बस हुक्म चलाने वाले कुछ अधिकारी सरकार के हैं जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों पर हुक्म चलाते हैं, उन्हें गुलाम बनाकर रखे हुए हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ डॉक्टरों को छोड़ दें तो पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज का स्टाफ, झाड़ू लगाने से इंजेक्शन लगाने तक का पूरा स्टाफ हमारा आउटसोर्स कर्मचारियों का है। स्वास्थ्य विभाग के अंदर आप चले जाइए, सफाई करने से लेके, खाना खिलाने से लेके, मरीजों की मरहम पट्टी करने से लेकर उनकी जांचें करने तक से लेकर हमारा आउटसोर्स अस्थायी अनियमित कर्मचारी ही
अस्पतालों में है। स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने वाला हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है। स्कूलों के कंप्यूटर चलाने वाला ऑपरेटर हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है। स्कूलों की सुरक्षा करने वाला सुरक्षा कर्मी हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है। भ्रष्ट हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है। डायल 100 का हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है। एम्बुलेंस हमारा आउटसोर्स कर्मचारी चलाता है। निर्वाचन में हमारा आउटसोर्स कर्मचारी बैठा है। आजीविका मिशन से लेकर पुलिस हाउसिंग तक हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है। नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में 70-80% हमारा आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है। सहकारिता में हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है। पंचायतों में पंचायत भवन खोलने वाला का ताला खोलने वाला, पंचायतों में नल खोलने वाला, पंचायतों में कंप्यूटर चलाने वाला हमारा आउटसोर्स अस्थायी अनियमित कर्मचारी है। हम इतनी बड़ी संख्या में हैं। अगर इस पूरी संख्या को अगर मिला दिया जाए, चाहे मंडियां भी उसमें शामिल है, दूसरे पीडब्ल्यूडी भी शामिल है, दूसरे पीएचई भी है, जल जीवन मिशन है, तमाम सारे आजीविका मिशन है, इन तमाम सारे विभागों के टोटल आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या मिला दी जाए, आयुष विभाग है उसमें बड़ी संख्या में हमारे आउटसोर्स कर्मचारी, अगर इन सब संख्या को मिला दिया जाए तो हम 10-15 लाख के करीब बैठते हैं। और 15 लाख की मैन पावर कम नहीं होती है। जिस दिन ये 15 लाख लोग खुद के लिए और खुद के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आकर खड़े हो गए, उस दिन मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी और आप लोगों की तकदीर बदल जाएगी। मध्य प्रदेश ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा यही प्रयास कर रहा है। इस प्रयास में हमको सफलता कितनी मिलती है ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है और एक बात तो तय हो चुकी है कि मध्य प्रदेश का हर आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और वो बोलना चाहता है। और इसीलिए हमारे पास लगातार फोन आते हैं, लगातार लोग बात करते हैं कि ऐसी ऐसी जानकारियां वो हमें उपलब्ध कराते हैं जिन्हें सुनकर हैरानी होती है। जैसे हमारे पंचायतों के कर्मचारी हैं, उनको 1,500, 1,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, पंचायत से मिलती है 1,000-1,500 रुपए, और वो भी 6-6, 8-8 महीने नहीं मिलती है। सोचिए कितना बड़ा अन्याय है। मनरेगा जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में काम कराने वाला जो मैट है, मैट को तो कुछ मिलता ही नहीं है, मुफ्त में काम करा रही है सरकार। क्या उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए? जो सरकार के मनरेगा के काम कराने के लिए मजदूरों को इकट्ठा करता है, उनकी हाजिरी भरता है, उनके रजिस्टर मेंटेन करता है और उसे मेंटेन करके सचिवों को देता है, पंचायत में जमा करता है, फिर जाके जनपद में पहुंचती है, जिला पंचायत तक पहुंचती है, फिर उसका मजदूर को पैसा मिलता है। इतना महत्वपूर्ण काम करने वाले मैटों को एक चवन्नी नहीं दी जाती है मानदेय के रूप में। आप बताइए कि कैसा नौकरियों में कैसा कल्चर पैदा किया गया है। स्कूलों के अंदर बड़ी संख्या में भ्रष्ट हैं। 6-6, 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, वेतन नहीं मिलता है। कितने मिलता है उनको? 2,000, 3,000, 2,500। ट्राइबल से लेकर एजुकेशन तक हर जगह शोषण है, हर जगह अन्याय है। यदि अगर किसी भ्रष्ट ने अगर वेतन मांग लिया प्रिंसिपल से या अपने अधिकारी से तो गालियां देके भगा देते हैं। शायद ऐसा अंग्रेजों के समय भी नहीं होता था। वो भी थोड़ा बहुत रहम कर जाते थे और जो काम करने वाले का जो बनता था वो दे देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। यदि आपने समय पर वेतन मांग लिया या आपने सम्मानजनक वेतन की बात कर दी, आपने अपने बुढ़ापे के पीएफ जमा करने का सवाल उठा दिया, तो आपको कंपनियां, अधिकारी मिलकर गालियां देते और घर भगा देते। यही स्थिति है और इसलिए हमारा आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी डरा हुआ है और वो आंदोलनों में शामिल होने से डरता है। उसे लगता है कि जो मिल रहा है उसी से चलो चलता रहेगा, अगर ये भी चला गया तो हम क्या करेंगे। कोई बेरोजगारी इतने बड़े स्तर पर है।
और ये हम अपने आउटसोर्स कर्मचारियों की इस मजबूरी को समझते हैं, इसलिए हम कभी उनसे ये नहीं कहते कि आप आ ही जाइए, बड़ी संख्या में आ जाइए। हम सिर्फ एक छोटा सा आग्रह करते हैं कि जितने लोग हो, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, ज्ञापन बनाइए, प्रशासन को दीजिए, अपनी बात करते रहिए। और यही हम लोग 1-1.5 साल से लगातार कर रहे हैं, और जिसका नतीजा यह है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर नौकरियों में लागू किया गया आउटसोर्स कल्चर के खिलाफ हम लोग वातावरण बनाने में सफल हुए। और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने ये तय किया था कि हम नई सरकार जो मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी है उससे संवाद अभियान चलाएंगे, और जिसके तहत हम अपनी बात करते रहेंगे। 2 महीने से हमारा संवाद अभियान चल रहा था। 29 फरवरी को कई जिलों में ज्ञापन दिए गए, और 10 मार्च को हम भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य मुख्यालय है 7 नंबर स्टॉप पर, वह स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर हम इकट्ठे होंगे, जो रानी कमलापति स्टेशन, पुराना नाम हबीबगंज स्टेशन के सामने है। वह हम बैठेंगे, इकट्ठे होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों को वहां आमंत्रित करेंगे। उनसे कहेंगे कि आइए, आप हमारी बात सुनिए, हम आपको अपनी बात सुनाने आए हैं। 10 मार्च को हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब आदर्श पुरुष है, जिनके विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर बैठकर हम अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। हम आप सब लोगों से आज इस फेसबुक लाइव के जरिए जो अलग अलग विभागों में आउटसोर्स सोसाइटी का कर्मचारी है उससे आग्रह करते, अपील करते हैं कि आप अपने अपने स्तर पर 10 मार्च का समय निकालकर 11 बजे तक भोपाल पहुंचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा के समक्ष, और हम अपनी बात भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार तक पहुंचाए। इसमें न कोई नेतागिरी है, न कोई राजनीति है, और न इसमें कोई किसी तरीके का सरकार के खिलाफ कोई वो है। हम तो सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात भाजपा के नेताओं तक पहुंचाने के लिए 10 मार्च को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर खड़े हो रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग 10 मार्च को भोपाल आने की तैयारियां अपने अपने स्तर पर करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, आपके लिए काम करने वाला कोई नहीं है। मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ है, 15 साल हो गए, और इसके लिए धरने प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। तो रूटीन वर्क था सरकार का, जो उसने करना था, हर 5 साल में रिवाइज होता है। जो सरकार अपना रूटीन वर्क नहीं कर पाई, जिससे आपको फायदा होना था, वो सरकार आपके बोले बगैर आपको कुछ दे देगी, ये संभव नहीं है। आप जब बोलने लगे हैं, आप जब ज्ञापन देने लगे हैं, तब आपको ये पता चलने लगा है कि सरकार न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने की प्रक्रिया से गुजर रही है, वो न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने वाली है। यह चर्चा आप सब लोगों तक पहुंची भी है, और हो सकता है कि 10 मार्च के बाद जो न्यूनतम वेतन रिवाइज होने की फाइल अटकी हुई है, लटकी हुई है, वो सामने आ जाए। इसलिए साथियों, आप लोग 10 मार्च को भोपाल आए। आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आपके ही भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए। आप यदि सोचेंगे, ये सोचें कि आपको के भविष्य को कोई शक्तिमान ऊपर से पैदा होगा, आएगा, उतरेगा, और वो शक्तिमान की तरह बल्ला भवन में घुसेगा, फाइल तैयार करेगा, उस पर साइन करेगा, आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई शक्तिमान नहीं आने वाला है। आपको खुद को शक्तिमान बनना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे होंगे कि सनी देओल की तरह कोई व्यक्ति पैदा होगा और पाकिस्तान में घुस जाएगा, हैंडपंप को खा लेगा और पाकिस्तान का
मटिया मैट करके आ जाएगा, अपने आ जाएगा और जय जयकार लगा लेंगे। तो ऐसा कोई सनी देओल भी नहीं पैदा होता है, ये फिल्मों में होता है। ये लाखों लाख लोगों के भविष्य को सुरक्षित कराने वाली लड़ाई है। ये लाखों लाख युवाओं की नौकरियों में हो रहे आर्थिक अन्याय को समाप्त कराने वाली लड़ाई है। यह लड़ाई किसी सनी देओल, किसी शक्तिमान के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए आप सब लोगों को शक्तिमान बनना पड़ेगा। 10 मार्च को आप आइए, अपनी ताकत के साथ आइए, ठीक वैसे ही आइए जैसे कल व्यापम पर भर्ती परीक्षा में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ बेरोजगार युवा आया था, वैसे ही आप अपनी नौकरी को सुरक्षित कराने के लिए 10 मार्च को भोपाल आइए। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इस 10 मार्च की गंभीरता को समझेंगे और भोपाल आएंगे। आप किसी भी नेता का, किसी भी कर्मचारी संगठन का, किसी भी कर्मचारी नेता के बुलावे का इंतजार न करें, उनके बहकावे में भी ना आए, क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है जिसे आपको व्यक्तिगत तौर पर ही लड़ना है। नमस्कार।